जय हिंद मेरे भाई। तो आज का क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज आप लोग एक एक सेकंड क्लास को ज़रूर देखिएगा और एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है ना आप एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेंगे। सारा जो क्वेश्चन है ना ये सारा मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया है, तो एक एक क्वेश्चन आज आपको ज़रूर करके जाना है इस क्लास का। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि 1+ डिफेंस अकेडमी ही अब शपथ डिफेंस अकेडमी हो गया है। तो जितने सारे क्लासेस हैं ना सब आपको शपथ डिफेंस अकेडमी के नाम से ही मिलेंगे और इसका एप्लीकेशन का लिंक भी मैं डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड करके और क्लास और टेस्ट को वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज आपको देखने के लिए मिलेगा कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। यानी सत्यमेव जयते जो है ना ये कौन से उपनिषद से लिया गया शब्द है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जिन मेरे भाई का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा ना, यानी कि मुंडक उपनिषद आएगा, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। और सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य का ही जीत होता है, सत्य का ही जीत होता है। और ये आपको अशोक स्तंभ के नीचे में देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर सत्यमेव जयते, ठीक है ना। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि टोटल उपनिषद कितना है, टोटल उपनिषद कितना है। तो यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, टोटल उपनिषद जो है ना यहाँ पर उपनिषद जो है आपका ये है 108। कितना है? तो 108 है। टोटल उपनिषद कितना है? 108 है। और उसमें से बोलेगा कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। तो ये आपका है बृहदारण्यक, दारण्यक, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लीजिएगा सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक है। और सत्यमेव जयते जो है ना ये हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्या है? सत्यमेव जयते जो है हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, यानी कह सकता हूँ कि ये मोटो ऑफ इंडिया है। क्या है ये? मोटो ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन आप एग्जाम में ये आएगा कि बताइए कि मोटो ऑफ इंडिया क्या है, यानी कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो ये आपका है सत्यमेव जयते है। यानी इतना सारा पॉइंट आप लोगों को नोट करना है। और आपको एग्जाम में ये भी एक बार ये भी देखने के लिए मिल जाएगा कि बताइए ये सत्यमेव जयते जो है ये किस लिपि में लिखा गया है, किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ लिपि, ये आपका है देवनागरी। क्या है? देवनागरी, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। यानी आज आपको क्या क्या करना है इसमें से, एक आपको ये मोटो ऑफ इंडिया है और देवनागरी लिपि में लिखा गया है। टोटल उपनिषद कितना है? 108 है। और सबसे पुराना कौन सा है, तो बृहदारण्यक है। और सत्यमेव जयते जो है ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो एक क्वेश्चन में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारा पॉइंट है, आज आपको ये सारा करके ही जाना है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है। यानी तीनों सेनाओं का, यानी कि पहला कौन सा सेना आपका है, ये आपका इंडियन आर्मी है। क्या है? इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? इंडियन एयरफोर्स। क्या है? इंडियन एयरफोर्स है आपका। तीसरा क्या है आपका? इंडियन नेवी है। क्या है? इंडियन नेवी है। तो तीनों सेना का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो तीनों सेना का हेडक्वार्टर जो है ना आपका ये नई दिल्ली में। कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। देखिए पता है तो ठीक है, बाद बाकी जिनको नहीं पता है आप लोग नोट करिएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी डे जो मनाया जाता है ना हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। वही बात इंडियन एयरफोर्स का मैं बात करूं, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही बात इंडियन नेवी की बात करूं तो यहाँ पर 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सारा पॉइंट आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। और तीनों सेना का हेड कौन होता है, तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है, तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है, मेन व्यक्ति कौन होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वोच्च कमांडर बोलते हैं। तो ये तीनों सेना का जो कमांडर होता है ना, सर्वोच्च कमांडर होता है ना, ये हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। क्या होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोलेगा तीनों सेना का जो प्रेसिडेंट होता है या तीनों सेना का जो मुख्य कौन होता है, तो ये होता है प्रेसिडेंट होता है। वही बात मैं करूँ कि सीडीएस क्या होता है, सीडीएस जो होता है ना यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो होता है ना, ये तीनों सेना का क्या करता है, आपस में क्या करता है, सामंजस्य बैठाता है और तीनों सेना को कोऑर्डिनेट करने वाला ये सीडीएस होता है।
ठीक है ना। बाद बाकी मुख्य व्यक्ति कौन होता है, तो ये होता है आपका प्रेसिडेंट होता है। और वही बात मैं बोलूँ कि रक्षा मंत्रालय कहाँ पर है, हमारा जो रक्षा मंत्रालय है ये सारा कहाँ है, तो नई दिल्ली में ही है। कहाँ है, नई दिल्ली में ही है। तो सभी पॉइंट को आप लोग इसमें नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन छोड़ना चाहूँगा कि बताइए अभी के टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, अभी के टाइम में प्रेसिडेंट कौन है। तो एक बार आप लोग कमेंट में करिएगा ये इसका अभी हमारे देश का करंट में प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी। ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने के लिए मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक जो है ना ये कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू है मेरे भाई। तो यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी आपको पता होना ही चाहिए, नहीं पता है तो आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे। यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो सबसे कॉमन हो चुका है, लेकिन उसके बारे में एक और पॉइंट है, जो एक और पुस्तक है जो उनको भी आप लोगों को याद रखना है। वो कौन सा पुस्तक है, एक आपका है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, यानी कि विश्व इतिहास का झलक। क्या है, विश्व इतिहास का झलक। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर, विश्व इतिहास का झलक। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया ये पुस्तक है। यानी कि एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरा कौन सा है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। वही बात आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करूँ कि बताइए कि महात्मा गांधी के द्वारा पुस्तक लिखा गया ये कौन सा है। तो जानते हैं कि आप लोग कौन सा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ना ये उनको द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन जो है ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिले हैं और आगे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो कौन सा विटामिन है यहाँ पर, तो विटामिन जो आपका है सी, विटामिन सी इसमें दिया गया है। विटामिन सी जो है ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, यानी कि वाटर सॉल्यूबल। अब बोलेंगे यहाँ पर वाटर सॉल्यूबल में कौन सा विटामिन होता है जो कि जल में घुलनशील होता है। तो जानते हैं आप लोग वाटर सॉल्यूबल एक तो आपका हो गया विटामिन सी और दूसरा कौन सा होता है, विटामिन बी होता है। यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है, ये होता है जल में घुलनशील होता है। क्या है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन सी याद रख लीजिएगा और विटामिन बी याद कर लीजिएगा। यानी विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके लिए और यहाँ बनता है यहाँ पर कि बताइए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। वसा मतलब क्या होता है, फैट सॉल्यूबल। क्या होता है, फैट सॉल्यूबल। उसमें कौन कौन सा विटामिन होता है, इसमें होता है आपका विटामिन के होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है। यानी कह सकता हूँ कि विटामिन के ई डी ए जो होता है ना ये वसा में घुलनशील होता है, यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन होता है। इसको याद करने के लिए एक आप ट्रिक आजमा लीजिएगा यहाँ पर। इसमें ट्रिक क्या याद रखना है आपको, यहाँ पर वसा में घुलनशील वाला में इसको याद रख लीजिएगा कीड़ा। क्या याद कर लीजिएगा, कीड़ा याद कर लीजिएगा, कीड़ा यानी कि हिंदी में भी क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं, कीड़ा। क्या बोलते हैं, कीड़ा। तो कीड़ा याद कर लीजिएगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करते होंगे। नहीं पता होगा तो अगर आप इंडियन आर्मी में आना चाहते हैं मेरे भाई तो आपको सारे क्वेश्चन को आपको 100% यहाँ पर रिमेंबर करके याद करके ही आपको जाना है अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। अगले क्वेश्चन में आपको है यहाँ पर मेरे भाई कि यहाँ पर हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है ना किस नदी पर बनाया गया है, ये सभी को पता होगा। यहाँ पर ये जो है ना ये महानदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है, हीराकुंड बांध बनाया गया है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा बांध है। इंडिया का सबसे बड़ा बांध क्या है, तो हीराकुंड बांध है। क्या है, हीराकुंड बांध जो है ना ये सबसे बड़ा बांध है। और आपको यहाँ पर याद रखना है एक क्वेश्चन और कि भाई यहाँ पर महानदी जो है ना कौन से स्टेट में है, तो ये आपका है उड़ीसा में। कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर उड़ीसा में है भाई मेरे। तो यहाँ पर उड़ीसा याद रख लीजिएगा। उड़ीसा में कहाँ है, ये आपका संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है, संबलपुर। क्या है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका ये महानदी है और उस पर ये हीराकुंड बांध बनाया गया है। अब हीराकुंड के बाद तो यहाँ पर जान लीजिए
और दूसरा याद कर लीजिए आप लोग, इसमें हीराकुंड के बांध के बारे में, ये सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट है। क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। सबसे लॉन्गेस्ट डैम, अगर बोलेगा कि सबसे लंबा बांध कौन सा है इंडिया का, तो ये आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपका आएगा कि सबसे बताइए सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, 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 तो ये आपका होता है टिहरी डैम। क्या होता है, टिहरी डैम। टिहरी बांध क्या है, टिहरी बांध, टिहरी डैम, ठीक है, टिहरी डैम याद कर लीजिएगा। सबसे क्या है आपका हाईएस्ट, मैं हिंदी में लिख दिया यहाँ पर, हिंदी में HIGHEST, सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो आपका मेरे भाई तो टिहरी डैम है। और टिहरी डैम जो है ना, ये किस नदी पर है, ये टिहरी डैम जो है ना किस नदी पर है, तो टिहरी डैम जो है ना आपका भागीरथी पर है। कहाँ पर है, तो यहाँ पर भागीरथी नदी पर है। क्या है, भागीरथी रिवर पर है, कौन सा, टिहरी डैम है। इसके अलावा में एक और आप पॉइंट याद कर लीजिएगा मेरे भाई, सबसे ऊँचा बांध तो आपने समझ लिया यहाँ पर, और ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पर भागीरथी नदी पर है। और कौन से स्टेट में है, ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। देखिए यहाँ पर आपको ये डैम याद रखना है और रिवर याद करना है और स्टेट याद रखना है। क्या रखना है, डैम, रिवर और स्टेट याद रखना है आपको मेरे भाई, ठीक है ना। और इसके अलावा में एक और पॉइंट याद कर लीजिए, यहाँ पर सबसे गुरुत्वीय बांध कौन सा है, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध। गुरुत्वीय बांध मतलब क्या कह सकते हैं, ग्रेविटी वाला बांध। क्या है, ग्रेविटी बांध, ग्रेविटी डैम। सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम कौन सा है इंडिया का, तो ये आपका है भाखड़ा नांगल। क्या याद कर लीजिएगा आप लोग, भाखड़ा नांगल याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, भाखड़ा नांगल मेरे भाई याद कर लीजिएगा। और ये किस नदी पर है भाई, तो यहाँ पर ये है सतलुज पर। क्या है, सतलुज पर, क्या है, सतलुज रिवर पर है। और मेरे भाई एक पॉइंट और यहाँ पे याद कर लीजिए, बोलिएगा कि बताइए भाखड़ा नांगल बांध जो है ना, ये कौन से स्टेट में है, कौन से जगह पर है, तो मेरे भाई आप यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो है ना आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। हिमाचल प्रदेश के क्या है, बॉर्डर पर है। कहाँ पर है भाई, यहाँ पर ग्रेविटी डैम, सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल है। और ये किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है। और ये कहाँ पर है, तो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर है मेरे भाई, ठीक है ना। और सबसे ऊँचा बांध तो समझ लिया आपने, टिहरी डैम है भाई। और ये भागीरथी नदी पर है। और ये कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। और यहाँ पर महानदी के बारे में भाई तो मेरे जान ही लिए हो कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, और ये उड़ीसा में है ये। और कौन सी नदी पर है, तो महानदी पर है। तो मेरे भाई यहाँ पर सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ ना, आप लोग 100% उसी तरह से करके जाइएगा। अब एग्जाम को आपको क्रैक करके ज़रूर आपको आना है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होते हैं। यहाँ दिया गया है वयस्क, यानी कि बच्चों में अलग होता है कुल हड्डियाँ, और बड़ों में क्या होता है, अलग हड्डियाँ होता है। यहाँ बोल रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ हैं, तो ये आपका मेरे भाई 206 हड्डी। कितना है भाई, यहाँ पर 206 हड्डी है। वही बात यहाँ बोलूँ कि बच्चों में कितना होता है, बच्चों में कितना होता है, बच्चों में कितना होता है, तो 300 हड्डी होता है। कितना होता है, बच्चों में 300 हड्डियाँ होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो बहुत सारा हड्डी क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। और बड़े होने के बाद कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर 206 होता है। कितना होता है, 206 होता है। अब जब हड्डी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, यानी कि बोन्स के बारे में क्वेश्चन आ गया है, तो मेरे भाई 1-2 पॉइंट आप लोग रिमेंबर कर लीजिए कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है, ये होता है हमारे भाई यहाँ पर फीमर होता है। क्या होता है, फीमर। फीमर मतलब क्या होता है, जांग की हड्डी होती है ना, जांग की हड्डी क्या होता है, सबसे लंबा हड्डी होता है। क्या होता है, सबसे लंबा हड्डी होता है, फीमर होता है। लेकिन वही बात मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटा क्या आएगा, सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, ये आपका स्टेप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेप्स हो जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेपीएस। स्टेपीज कहीं कहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश आपका वही रहेगा, स्टेप्स हो जाएगा। ये कहाँ पर है मेरे भाई, ये कान के अंदर में एक छोटी सी हड्डी होता है। क्या होता है, कान के अंदर में छोटी सी हड्डी होता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेप्स है, ये कान के अंदर में होता है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है भाई मेरे भाई, ये आपका फीमर है। लेकिन वही बात मैं बोलूँगा कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, सबसे मजबूत हड्डी नहीं, सबसे मजबूत जो हमारे शरीर में है वो क्या है, हमारे शरीर में क्या है, तो मेरे भाई ये है आपका दांतों का जो इनेमल होता है ना, दांतों का जो इनेमल होता है ना, यहाँ लिख भी देता हूँ यहाँ पर इनेमल। क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, याद कर लीजिएगा, इनेमल। इनेमल जो होता है ना हमारे दांत का,
ये क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। दांतों का एनिमल याद रख लीजिएगा, सबसे क्या होता है, हार्ड होता है, सबसे क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, याद कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना मेरे भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है मेरे भाई। यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करके जाना है, बोरिंग बिल्कुल फील मत करिएगा, थोड़ा मेहनत जरूर करिएगा मेरे भाई। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर 21 जून के बारे में याद आपको आ गया ना। यहाँ पर 5 जून को भी याद कर लीजिएगा साथ साथ में, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 5 जून समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई 5 जून नहीं होता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई, वर्ल्ड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरन, माफ की जगह यहाँ पर इसका स्पेलिंग मैंने गलती लिख दिया। यहाँ पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट क्या होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है मेरे भाई, तो 5 जून को। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है। इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत करिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये जो आपका है कब से मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, साल 2015 से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो साल 2015 से मनाया जाता है ये भाई, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर इसमें है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो लाल ग्रह के बारे में सभी को पता होगा, ये मंगल ग्रह को कहते हैं, लेकिन किस कारण से होता है, किस कारण से होता है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, मंगल ग्रह पर जो मिट्टियाँ हैं ना, उसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड उसमें ज़्यादा पाया जाता है। इस कारण से क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ की मिट्टी क्या होता है, लाल है, और ये हम लोगों को लाल दिखाई देता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, लाल ग्रह है। क्या है, मंगल ग्रह क्या है, लाल ग्रह है। और इसके 2 मून है। हमारे क्या है, हमारे पृथ्वी के तो 1 मून है, और इसमें क्या है, 2 उसके उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, यानी कि 2 इसके मून हैं। तो आप लोग 2 मून कौन कौन से याद कर लीजिएगा मेरे भाई। एक याद कर लीजिएगा फोबस, याद कर लीजिएगा, ठीक है, फोबस याद कर लीजिएगा। दूसरा याद कर लीजिएगा आप लोग कौन सा, तो फोबस और डिमोस, फोबस और डिमोस, ठीक है ना। तो फोबस और डिमोस इससे क्या है, मून है। क्या है, इसके मून है। क्या है, इसके मून, इसके मून बोलेंगे ना, तो कौन सा है, तो फोबस और डिमोस। फोबस और डिमोस क्या है, इसके मून है मेरे भाई, ठीक है ना। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक कमेंट करने के लिए बोलूँगा कि बताइए कि हमारे यूनिवर्स में सबसे बड़ा प्लानट कौन सा है, सबसे बड़ा प्लानट कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो क्लास के साथ बने रहना है आपको, और इसका कमेंट करना है कि प्लानट कौन सा है, हमारे सबसे बड़ा प्लानट कौन सा है, तो आप लोग कमेंट में करिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि भारत के संविधान का संरक्षक कौन होता है। हमारे संविधान में जो हमारे संविधान के संरक्षक कौन होता है, देखिए यहाँ पर, तो हमारे संविधान का संरक्षक जो होते हैं ना, ये होते हैं सुप्रीम कोर्ट। कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ये हम लोग क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। हमारे संविधान में जितने भी सारा रूल बनाया गया है ना, नियम बनाया गया है ना, सबको फॉलो कौन करवाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ही करवाता है, यानी कि संविधान का ये संरक्षक है। यानी कि रूल नियम बनने के बाद उस पर लागू कौन करता है, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि देखिए यहाँ पर रीट कौन जारी करता है, रीट कौन जारी करता है, तो रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट ही जारी करता है। रीट जारी करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, संस्थान, तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट होता है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत में आता है, ये संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मैं भटक गया हूँ यहाँ पर। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संविधान की आत्मा ये कहते हैं आर्टिकल 32 को कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिकल 32 को। एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 32 यानी कि आपका अनुच्छेद 32 जो है ना, ये संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जब बात यहाँ पर होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर याद कर लीजिए, क्या इसका जो जस्टिस होता है ना, मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो आप याद कर लीजिए। इसका जो चीफ जस्टिस होता है, क्या होता है, चीफ जस्टिस होता है ना, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसके अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। क्या करता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, इनका नियुक्ति करता है। किसको, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना,
ये। और मेरे भाई यहाँ पर बोलेगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, तो ये आपका है भाई न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है मेरे भाई? तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर है। देखिए मेरे भाई, अभी मैंने क्लास में बताया था आपको कि भाखरा नांगल परियोजना जो है ना, ये कहाँ पर है, किस नदी पर है। और भाखरा नांगल डैम जो है ना, मैंने बताया था सबसे बड़ा क्या है, ये ग्रेविटी वाला बांध है, ठीक है ना। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखरा नांगल ही है। और ये किस नदी पर है, तो अभी मैंने भाई बताया था, मैंने कौन सा बताया था, तो सतलुज नदी। क्या बताया था मैंने? सतलुज नदी। यानी कि भाखरा नांगल डैम जो है ना, किस नदी पर बनाया गया है, सतलुज नदी पर बनाया गया है। और ये बोलूँगा मैं कि भाखरा नांगल परियोजना जो है ना, ये कौन से जगह पर है, ये आपका मैंने क्या बताया था भाई, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश, क्या बताया था मैंने, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। क्या है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, अभी मैंने बताया था मेरे भाई। और हीराकुंड बांध कहाँ पर है, एक बार रिवीजन कर लीजिए, तो महानदी पर है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग मेरे भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर। तो ये जो है आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो ये आपका कोशिका का शक्ति गृह है। क्या है? कोशिका का शक्ति यानी पावर हाउस, यानी पावर हाउस याद कर लीजिएगा आप लोग, पावर हाउस याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा? पावर हाउस। तो पावर हाउस याद कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या याद कर लीजिएगा मेरे भाई, तो आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और वही बात मैं बोलूँ कि राइसोसोम क्या है, राइबोसोम को बोलूँगा, तो राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम क्या है, तो ये आपका प्रोटीन की फैक्ट्री है भाई में। तो क्या है ये? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सा है मेरे भाई, तो राइसोसोम है, राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम को क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रोटीन की फैक्ट्री। और माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं भाई क्या, तो यहाँ पर पावर हाउस कहते हैं। वही बात लाइसोसोम के बारे में याद कर लीजिए। तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, ये होता है आत्मघाती थैली कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, जिससे कि सुसाइड बैग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग कहते हैं। याद कर लीजिएगा मेरे भाई, ये तीनों पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा। ये तीनों पॉइंट जो है ना आपके एग्जाम में आते हैं। बताइए प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सा होता है मेरे भाई, ये होता है राइबोसोम होता है। बोलेंगे पावर हाउस कौन सा है भाई कोशिका का, ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया है मेरे भाई। और सुसाइड बैग कौन सा कहते हैं, यानी कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, ये कहते हैं लाइसोसोम को भाई। यहाँ पर तीनों पॉइंट जो है ना ये कन्फ्यूज करने वाला है, एक बार आप लोग नोट करके रिवीजन जरूर करिएगा, आपके मन में पूरा बैठ जाएगा ये, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है मेरे भाई कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है मेरे भाई। तो भारत में जो अभी रक्षा मंत्री हैं वो कौन है मेरे भाई, तो ये आपका है राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। और आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर इस क्लास के बाद आप लोग क्या कर लीजिएगा, जितने भी मिनिस्टर है ना, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे भाई। एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इस क्लास के बाद ज़रूर देखिएगा मेरे भाई इसको। यहाँ पर अभी के टाइम में करंट में कौन है, करंट में कौन है, करंट का ही देखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो अभी का डिफेंस मिनिस्टर कौन सा है भाई, तो यहाँ पर ये राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोलूँगा कि और पहला रक्षा मंत्री कौन है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपका हो गया कि अभी करंट के टाइम में, यही बात मैं क्वेश्चन कह दूँ कि सबसे बताइए सबसे पहला रक्षा मंत्री कौन बना, सबसे पहला रक्षा मंत्री कौन बना, ये बना भाई बलदेव सिंह। कौन बना? बलदेव सिंह बना। कौन बना भाई? तो बलदेव सिंह। बलदेव सिंह कौन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन था भाई मेरे, ये था आपका भाई बलदेव सिंह था। कौन थे? तो बलदेव सिंह जो थे ये पहला डिफेंस मिनिस्टर थे, पहला रक्षा मंत्री थे भाई, याद कर लीजिएगा। और तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है, तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है, अभी भाई मैंने बताया था, ये बताया था राष्ट्रपति होता है। और अभी एक पॉइंट और याद कर लीजिए कि बताइए अभी गृह मंत्री कौन है, अभी होम मिनिस्टर कौन है, अभी जो है अभी के टाइम में होम मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है अभी, तो होम मिनिस्टर अभी कौन है, तो अमित शाह है। कौन है? तो अमित शाह जो क्या है अभी के टाइम में होम मिनिस्टर हैं। कौन है? अमित शाह जो है ना होम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि रणजी ट्रॉफी
किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो है ना कौन से खेल से संबंधित है मेरे भाई? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी क्या है? क्रिकेट से है। अब क्रिकेट के बारे में एक दो पॉइंट और जान लीजिए कि कौन कौन सा ट्रॉफी होता है। बाद बाकी तो नॉर्मल तो आपको पता होता ही है। दूसरा जो है ना आपका ईरानी ट्रॉफी। क्या है? ईरानी ट्रॉफी। क्या है? ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी जो है ना ये क्रिकेट का ही है। दूसरा आपका देवधर ट्रॉफी। क्या याद कर लीजिए आप लोग? देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी क्या याद कर लीजिएगा आप लोग? देवधर ट्रॉफी जो है ना ये आपका क्रिकेट से ही है। यानी कि एक पॉइंट तो याद कर लीजिएगा ईरानी ट्रॉफी, दूसरा याद कर लीजिएगा आप लोग देवधर ट्रॉफी, और तीसरा याद कर लीजिए क्या? रणजी ट्रॉफी। ये क्रिकेट से ही संबंधित है, ठीक है ना। आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कि हॉकी का मन ही मन रिवीजन करिएगा, हॉकी का कौन सा एक है और फुटबॉल का कौन सा है और बैडमिंटन कौन सा है, ठीक है ना। आप लोग एक बार मन ही मन रिवीजन कर लीजिएगा। बाद में कि मैंने क्रिकेट के बारे में बता दिया, क्रिकेट के बारे में 1 2 3 आप जरूर याद कर लीजिएगा, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग मेरे भाई। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो ये होता है मेरे भाई बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। वही बात है, मैं इसका बोलूँगा फार्मूला क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। ये आपका बेकिंग सोडा होता है मेरे भाई, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसके अलावा एक और होता है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम यहाँ पर क्लोराइड याद कर लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? ये होता है नमक होता है भाई। क्या होता है? नमक होता है। नमक यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साल्ट। साल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं मेरे भाई। वही बात यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि बताइए यहाँ पर वॉशिंग सोडा क्या होता है, यानी कि धोने का सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा क्या होता है? ये आपका दिया गया यहाँ पर धोने का सोडा। धोने का सोडा क्या होता है? ये होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है भाई? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? कार्बोनेट। याद कर लीजिएगा भाई। सोडियम कार्बोनेट क्या है? तो धोने वाले सोडा है, और खाने वाला क्या है? बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा जिसे हम लोग बोलते हैं हम लोग। और इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है भाई यहाँ पर। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? तो ये आपका नमक होता है मेरे भाई। तो सभी पॉइंट को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा भाई, अगर नहीं पता होगा तो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बताइए कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? मिसाइल मैन से हम लोग किसको जानते हैं? तो मिसाइल मैन को जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोग क्या बोलते हैं? ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? ये आपका APJ अब्दुल कलाम है। और इनके द्वारा में 1 2 पुस्तक याद कर लीजिएगा जो लिखा गया है, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये पहला तो आपका है विंग्स ऑफ फायर। क्या है? विंग्स ऑफ फायर याद कर लीजिएगा भाई। विंग्स ऑफ फायर क्या है? इसका क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। एक तो पॉइंट याद कर लीजिएगा, और दूसरा आप इसमें याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इग्नाइटेड माइंड्स। क्या है? इग्नाइटेड माइंड्स। क्या है? इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स। इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पर। इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड से याद कर लीजिएगा भाई। क्या याद कर लीजिएगा? विंग्स ऑफ फायर जो इसका आत्मकथा है, और दूसरा आप लोग इग्नाइटेड माइंड से याद कर लीजिएगा। इनके द्वारा 2 पुस्तक याद कर लीजिएगा। इनके द्वारा 2 पुस्तक याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड। और ये विंग्स ऑफ फायर क्या है? इसका ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि ये इसका आत्मकथा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है भाई? ये आपका दूरी का है। क्या है? दूरी का क्या है? इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। और दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या होता है? ये होता है आपका पारसेक। क्या होता है? पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक। यानी कि पारसेक क्या होता है? पारसेक क्या होता है? पारसेक जो होता है ना, ये दूरी का सबसे बड़ा इकाई। क्या है? पारसेक क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा इकाई होता है। लेकिन वही बात बोलूँगे, प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है? तो ये आपका प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो ये दूरी का इकाई है भाई, ठीक है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई, तो ये हुआ था 1919 में। क्या कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और 1919 में कब हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था। क्या हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था, 1919 में हुआ था। और इसमें याद कर लीजिएगा ये दिन था ना वैसाखी का था। क्या था, वैसाखी के दिन हुआ था। कब हुआ था भाई, ये हुआ था बैसाखी के दिन। कब हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था। और इस पर जो गोली चलाने वाले, जो ऑर्डर देने वाले व्यक्ति कौन थे भाई, तो ये थे आपका जनरल डायर थे। कौन थे, जनरल डायर। जनरल डायर ये व्यक्ति जो थे वहाँ पर, उनको बोला था गोली चलाने के लिए, जो निहत्थे व्यक्ति थे, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पर जमा हुए थे। ठीक है भाई। और इसका बदला कौन लिया, ये जनरल डायर को मारने वाले व्यक्ति कौन थे, जनरल डायर को मारने वाले व्यक्ति थे भाई उधम सिंह थे। कौन थे भाई, उधम सिंह। कौन थे, उधम सिंह थे। उधम सिंह कब, यानी कि इंग्लैंड जाकर, यानी कि लंदन जाकर 1940 में उसको मारा था वहाँ पर भाई। ठीक है ना, यहाँ पर याद कर लीजिएगा भाई। ये जनरल डायर क्या थे, उन्होंने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए 1919 में 13 अप्रैल के दिन, बैसाखी के दिन भाई। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानव रक्त का सर्वदाता समूह कौन सा होता है भाई, सर्वदाता समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, जो किसी व्यक्ति को दे सकता है अपना ब्लड, अपना रक्त दे सकता है भाई, तो ये होता है आपका ओ होता है। क्या होता है भाई, ओ होता है। लेकिन अब वही बात बोलूँगा भाई, लेने वाला व्यक्ति कौन होता है, जो कोई सा भी ब्लड ले सकता है भाई, तो लेने वाला व्यक्ति कौन सा होता है भाई, तो ये होता है ए बी होता है। क्या होता है भाई, ए बी जो होता है ना, ये कोई भी व्यक्ति का क्या होता है, ब्लड ले सकता है, यानी कह सकता हूँ यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। क्या होता है, रेसिपिएंट होता है। क्या होता है, ये कोई भी व्यक्ति का ब्लड ले सकता है। क्या होता है, कोई व्यक्ति का ब्लड ले सकता है। ठीक है ना, SCNT, ठीक है ना, CNT, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी कोई भी व्यक्ति का ब्लड ले सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि सर्वदाता कौन सा है, तो सर्वदाता कौन सा हो जाएगा, ब्लड ओ ग्रुप वाले जो है ना, ये सर्वदाता ग्रुप होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। हमारा जो मौलिक अधिकार जो है ना, कौन से कंट्री से लिया गया है भाई, तो हमारा जो मौलिक अधिकार जो है ना, ये लिया गया है आपका अमेरिका से। कब, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है मेरे भाई। यानी कि मौलिक अधिकार जो है भाई, ये लिया गया है आपका अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग भाई, अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं भाई। ठीक है ना। अब यहाँ पर मौलिक अधिकार जो है ना, हमारे संविधान में कहाँ पर दिया गया है, ये हमारे संविधान में आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल जो है भाई 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 तक क्या दिया गया भाई, तो ये दिया गया है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिया गया। क्या भाई, फंडामेंटल राइट्स कहाँ दिया गया है हमारे संविधान में, ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है भाई। तो ये आपको याद रखना ही है भाई। ठीक है ना। वही बात बोलूँगा मैं कि बताइए हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है, क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, क्या है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, ये कौन से देश से लिया गया है। हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, ये लिया गया है रूस से लिया गया है भाई। कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है भाई। ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए यहाँ पर सभी पॉइंट जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, यानी कि मौलिक कर्तव्य, मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ यहाँ पर, मौलिक कर्तव्य जो है ना, ये कहाँ से लिया गया भाई, ये लिया गया है रसिया से लिया गया, यानी कि रूस से लिया गया है भाई। वही बात मैं बोलूँगा कि हमारे देश में जो संसद है ना, हमारे देश में जो संसद है ना, वो कुछ देश से लिया गया है। हमारे देश में जो संसद जो है ना, संसद बोलेंगे, या फिर मैं बोलूँगा कि पार्लियामेंट, क्या बोलूँगा मैं, पार्लियामेंट जो है ना, ये कौन से कंट्री से लिया गया है भाई, तो ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया भाई, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है भाई, तो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि आपका UK से लिया गया है। ठीक है ना, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया मेरे भाई। वही बात मैं बोलूँगा, एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा आप लोग भाई, ये नीति निर्देशक तत्व जो होता है ना, हमारे कंट्री का जो नीति निर्देशक तत्व है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग भाई, हम लोग DPSP बोलते हैं हम लोग। DPSP मतलब क्या होता है भाई, ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। क्या भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें अटपटांग है ना, और अटपटांग चीज़ ही आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है ना। DPSP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है, पॉलिसी। याद कर लीजिएगा, ये DPSP जो है ना, कौन से कंट्री से लिया गया है भाई, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है भाई, ये लिया गया है आयरलैंड से। कैसे लिखेंगे भाई, आयरलैंड, इसको मैं
लैंड याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आयरलैंड याद कर लीजिएगा भाई, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग भाई। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट वेद जो है ना वो कौन सा है। सबसे जो ओल्डेस्ट वेद है ना भाई, ये आपका है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद जो है ना सबसे पुराना वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है भाई? ये आपका ऋग्वेद है, ठीक है ना। और ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद में ही क्या आपको देखने को मिलता है भाई? ऋग्वेद में क्या देखने के लिए मिलता है आपको? इसमें मिलता है आपको ये जो भगवानों को जो स्तुति होता है ना, प्रार्थना जो होता है ना, प्रार्थना वाले जो मंत्र होते हैं ना, वो किस में दिया गया है भाई? तो ये दिया गया है ऋग्वेद में। यानी कि जो भी प्रार्थना होता है, स्तुति होता है ना, ये भाई इसमें कहाँ पर होता है? तो ये आपका ऋग्वेद में दिया गया है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं भाई? इसमें 10 मंडल है। इसमें कितना है? 10 मंडल याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा लोग? 10 मंडल याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा भाई? इसमें 10 मंडल याद कर लीजिएगा। और इसमें एक और चीज़ होता है, इसमें होता है सूक्त भी होता है। कितना होता है सूक्त? कितना होता है भाई? 1028 क्या होता है? 1028 सूक्त होता है। कितना होता है? 1028 सूक्त होता है। 10 मंडल याद कर लीजिएगा और 1028 सूक्त याद कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। वही बात बोलूँगा मैं कि संगीत का जनक वाला वेद कौन सा है? संगीत वाला कौन सा है? या आप लोग संगीत याद कर लीजिएगा, संगीत याद कर लीजिएगा। संगीत वाला वेद कौन सा है भाई? तो संगीत वाला वेद जो है ना, ये आपका सामवेद है। क्या है? सामवेद है। क्या है? सामवेद है। सामवेद कौन सा है? ये संगीत वाला वेद है। और वही बात बोलूँगा मैं कि जादू टोना किस में है? जादू टोना वाला वेद कौन सा है? तो जादू टोना वाला जो वेद है ना, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर जादू टोना वाला जो वेद है ना, जिसमें मैजिक देखने को मिलता है, ये आपका है अथर्ववेद। कौन सा भाई? ये आपका है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ना, ये आपका जादू टोना वाला वेद है भाई, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है भाई, लाफिंग गैस किसे कहते हैं, यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हंसाने वाली गैस का जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है? दूसरा आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको किसको बोलते हैं? ये नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग भाई? ये हंसाने वाली गैस है। ये क्या होता है? N2O बोलते हैं। इसका क्या है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O होता है। और हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड भाई क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? तो ये हंसाने वाली गैस है, ठीक है ना। और इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। प्रिस्टले याद कर लीजिएगा आप लोग भाई, ठीक है ना। जोसेफ प्रिस्टले ने इसका खोज किया था, ठीक है ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में है आपका दिया भाई कि मिजोरम की राजधानी क्या है। मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी क्या होता है भाई? तो यहाँ पर आइजोल होता है। अब देखिए यहाँ पर मिजोरम जो है ना, इंडिया के कौन से भाग में है? ये आपका पूर्वोत्तर भाग में, क्या है? ईस्टर्न पार्ट में है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम देख लेंगे मिलते हैं कि हमारे जो ईस्टर्न पार्ट वाले जो आपका स्टेट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग 7 सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर बोलते हैं। 7 सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स बोलते हैं। 7 सिस्टर स्टेट कौन सा है? 7 सिस्टर स्टेट कौन सा है? तो एक आपका है, मैंने बता ही दिया, यहाँ पर मिजोरम है। क्या है? मिजोरम, जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा आपका क्या होता है? मणिपुर होता है। क्या होता है? मणिपुर। मणिपुर क्या है? दूसरा आपका स्टेट है। तीसरा आपका नागालैंड। क्या है? नागालैंड। मेघालय, क्या याद कर लीजिएगा आप लोग? मेघालय याद कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एक आप याद कर लीजिए असम। इसके बाद आप असम याद कर लीजिए। क्या है? असम। एक और याद कर लीजिए त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। ये क्या है? 7 सिस्टर है। क्या है? 7 सिस्टर है। ये आप एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ आपको। और इसमें से सभी को आप लोग स्टेट पता कर लीजिएगा, कैपिटल पता कर लीजिएगा भाई। यहाँ पर मिजोरम का क्या है? मिजोरम का तो मैंने बता दिया, यहाँ पर आइजोल है। क्या है? यहाँ पर आइजोल है। क्या है? आइजोल है। मणिपुर क्या है? तो भाई तो यहाँ पर इम्फाल है। मणिपुर क्या है? इम्फाल है भाई। और यहाँ पर नागालैंड क्या है? नागालैंड क्या है? कोहिमा है। नागालैंड का कोहिमा है। मेघालय क्या है? तो शिलोंग है भाई। क्या है? शिलोंग। शिलोंग है। और अरुणाचल प्रदेश क्या है भाई? तो यहाँ पर ईटानगर है। क्या है? ईटानगर है, ठीक है ना। और असम का क्या है? दिसपुर है। असम का दिसपुर है। और त्रिपुरा क्या है? ये आपका अगरतला। क्या है? अगरतला। अगरतला क्या है? आपका त्रिपुरा का कैपिटल है। यानी कि सभी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और 7 सिस्टर क्या है? ये हमारे इंडिया ये पूर्वोत्तर वाले भाग में है, ईस्टर्न पार्ट में है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर बोलते हैं। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है भाई, न्यूटन की गति का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है ना वो कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम जो होता है ना न्यूटन का वो कौन सा है, तो ये आपका है तीसरा नियम। क्या है, तीसरा नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन का कहते हैं। एक्शन रिएक्शन किस में है, तो तीसरा एक्शन रिएक्शन। आप लोग इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। आप लोग देखिए, आप किसी को एक बार समझाते हैं, दो बार समझाते हैं, नहीं समझता क्या बोलते हैं, अब इसको नहीं छोड़ना है, अब इसको क्या करना है, एक्शन रिएक्शन करना है। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन किस में आ जाएगा, तीसरे चांस में होता है ना। तीसरा नियम याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा आप लोग, तीसरा नियम याद कर लीजिएगा। ये क्या होता है, एक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। पहला नियम में क्या होता है, पहला नियम में क्या होता है, पहला नियम में क्या है, फर्स्ट लॉ कौन सा है, फर्स्ट लॉ कौन सा है, तो आपका जड़त्व का नियम। क्या है, जड़त्व का नियम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन का पहला नियम है ये। अगर न्यूटन का दूसरा नियम मैं बोलूँगा तो बल का व्यंजक का नियम होता है। चलिए मैं आगे कभी बताऊँगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है भाई, यहाँ पर राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल बनेगा, गवर्नर बनेगा, तो उसका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए भाई, यहाँ पर होना चाहिए 35 वर्ष। कितना होना चाहिए भाई, 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। और इसके अलावा मैंने बताया था भाई कि बताइए राज्यपाल बनने के लिए तो होना चाहिए, वही बात मैं बोलूँगा कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना चाहिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना उम्र चाहिए। इनके लिए भी कितना चाहिए भाई, इनके लिए भी 35 वर्ष का चाहिए। कितना चाहिए, 35 वर्ष का चाहिए भाई। कितना चाहिए, 35 वर्ष का चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए भी कितना उम्र चाहिए भाई, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष का ही उम्र चाहिए भाई। वही बात मैं बोलूँगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए भाई, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मेंबर यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर मेंबर बनने के लिए कितना चाहिए भाई, तो इसमें चाहिए 30 वर्ष का चाहिए। कितना चाहिए भाई, 30 वर्ष का चाहिए। वही बात मैं बोलूँगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए भाई, लोकसभा बोलें या फिर बोलूँगा मैं पीएम बनने के लिए या बोलूँगा सीएम बनने के लिए कितना उम्र चाहिए भाई, तो यहाँ होना चाहिए 25 वर्ष। कितना होना चाहिए भाई, 25 वर्ष। यानी कि सीएम पीएम लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए भाई, तो ये बनना चाहिए आपका 25 वर्ष का होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। वही बात मैं क्वेश्चन को बोलूँगा भाई, को बताइए कि मतदान जो होता है ना, वोटिंग जो होता है ना, कौन से एज में आप कर सकते हैं वोटिंग जो होता है भाई, कौन से आप स्टेज में कर सकते हैं, कौन से उम्र में कर सकते हैं, तो 18 साल का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है वोटिंग कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है गवर्नर के बारे में। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। गवर्नर की यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई, तो ये करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है नियुक्ति। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है नियुक्ति करता है भाई। जितना सारा मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, अगर नहीं भी लिख रहा हूँ ना, जो मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसको भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर गवर्नर को नियुक्ति कौन करता है भाई, तो प्रेसिडेंट करता है। और गवर्नर बनने के लिए 35 वर्ष का चाहिए और प्रेसिडेंट बनने के लिए भाई 35 वर्ष का उम्र चाहिए। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग आर्मी में नहीं जा पाएँ और 35 वर्ष का आयु आपने प्राप्त कर लिया है तो जाइए, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट गवर्नर बनिए, राष्ट्रपति बनिए, ठीक है ना। इतना है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितना चाहिए आपको, तो 35 वर्ष का उम्र चाहिए भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है भाई, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, तो आयोडीन की कमी से रोग होने वाला रोग जो होता है ना, ये होता है घेघा यानी ग्वाइटर। क्या होता है, ग्वाइटर क्या होता है, ये आयोडीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं भाई। वही बात मैं बोलूँगा कि बताइए कि वहाँ पर मधुमेह जो होता है ना, यानी डायबिटीज़ जो होता है ना, किस कमी से होता है, डायबिटीज़ क्या होता है, किस कमी से होता है, डायबिटीज़ जो होता है ना, डायबिटीज़ जो होता है ना, किस कमी से होता है, ये होता है भाई मेरे, ये होता है इंसुलिन कमी से। क्या होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है भाई, इंसुलिन कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। क्या होता है, डायबिटीज़ होता है, इंसुलिन की कमी से होता है भाई। वही बात बोलूँगा कि एनीमिया किस कमी से होता है, एनीमिया किस कमी से होता है, एनीमिया किस कमी से होता है, तो एनीमिया जो कमी होता है भाई, ये होता है आयरन की कमी से होता है। किससे होता है, आयरन की कमी से क्या होता है भाई, एनीमिया होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा था, पहला आपने पढ़ा था क्वेश्चन में कि बताइए मोटो ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया का मोटो क्या है। तो आपने क्या पढ़ा था भाई, सत्यमेव जयते जो क्या है इंडिया का मोटो है। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना का यानी इंडियन आर्मी का मोटो क्या है भाई, इंडियन आर्मी का, देखिए आप लोग इंडियन आर्मी की तैयारी भी कर रहे हैं भाई। यहाँ पर क्या है आपका जो इंडियन आर्मी का मोटो होता है, क्या होता है, सर्विस बिफोर सेल्फ यानी कि सेवा परमो धर्म। क्या होता है, सेवा
परमो धर्म होता है, ठीक है ना, सेवा परमो धर्म होता है। वही बात, ठीक है ना, यहाँ पर वही बात मैं बोलूँगा भाई कि बताइए इंडियन एयरफोर्स का क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स का क्या होता है भाई, इंडियन एयरफोर्स का क्या होता है भाई, ये होता है आपका टच दी स्काई विथ ग्लोरी, नभ एस्प्रिसन दीप्तम, ठीक है ना, यानी टच दी स्काई, ये आपका इंडियन एयरफोर्स क्या है, ये इंडियन एयरफोर्स का है, क्या है, इंडियन एयरफोर्स का है, ठीक है ना, इंडियन एयरफोर्स का है भाई, ठीक है ना। मैंने इसका आंसर पहले बता दिया, यहाँ पर आपका आंसर इसमें से क्या है, आपका इंडियन आर्मी का सेवा परमो धर्म है। और इंडियन एयरफोर्स का क्या है भाई, टच दी स्काई, टच दी स्काई विथ ग्लोरी, याद कर लीजिएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि बताइए कि इंडियन नेवी का कौन सा है भाई मोटो, इंडियन नेवी का कौन सा है भाई मोटो, ये आपका है भाई मोटो, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑनटू अस, यानी कि आप लोग याद कर लीजिएगा इंडियन नेवी, क्या याद कर लीजिएगा आप लोग, इंडियन नेवी के बारे में याद कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। इंडियन नेवी का कौन सा है भाई, ये संग नो वरुणा, यानी कि आप लोगों को तीनों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा अजीब लगेगा आपको यहाँ पर एक दो का यहाँ पर, लेकिन आप लोग रट्टा मार दीजिएगा, ठीक है ना, और इसको एक दो बार रिवीजन करिएगा ना, आपके मन में बैठ जाएगा ये, ठीक है। अगला है भाई मेरे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा किसने दिया था भाई, जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, क्या किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था भाई, क्या है। अब जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, उसके अलावा एक और दिया था भाई, कौन सा दिया था, तो दिल्ली चलो, क्या है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा दिया गया था। इसके अलावा में एक और है आपका है तुम मुझे खून दो, क्या है, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था भाई, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था, ठीक है ना। ये यहाँ पर सभी पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। और आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठन करने वाले व्यक्ति कौन थे, आज़ाद हिंद फौज के बारे में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर भी आप लोग सुभाष चंद्र बोस ही करिएगा, क्या याद करिएगा, आज़ाद हिंद फौज, क्या याद कर लीजिएगा आप लोग, आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठन करने वाले व्यक्ति कौन है, तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस ही हैं। यानी दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो यह सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा दिया गया ये नारा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है भाई कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सा है, तो सबसे हल्की धातु जो है ना भाई, ये आपका है लिथियम, क्या है, सबसे हल्की धातु क्या है, लिथियम है भाई, सबसे हल्की धातु कौन सा है भाई, तो लिथियम है। लिथियम को हम लोग क्या बोलते हैं संकेत में, Li बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, Li बोलते हैं लिथियम को। लेकिन वही बात मैं क्वेश्चन ये आऊँगा लेकर, सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, सबसे भारी, सबसे हैवीएस्ट कौन सा है, ये तो आपका लाइटेस्ट है, लेकिन मैं बोलूँगा कि सबसे हैवीएस्ट कौन सा है, तो ये आपका सबसे हैवीएस्ट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सा है, सबसे हैवीएस्ट धातु कौन सा है, भारी धातु कौन सा है भाई, ये आपका हो जाएगा ऑस्मियम हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पर दोनों पॉइंट को याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में भाई मेरे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई, सबसे जो आपका पुराना कह सकते हैं, पुराना तो नहीं, चलिए यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना भाई, ये आपका गुजरात में, कहाँ पर भाई, तो गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई, गुजरात में है, ठीक है ना। सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे पहला आपका नेशनल पार्क कौन सा है, यह आपका है जिम कॉर्बेट, क्या याद कर लिए आप लोग, जिम कॉर्बेट जो है ना, जिम कॉर्बेट जो है ना, ये कहाँ पर है, ये आपको उत्तराखंड में, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में क्या है, जिम कॉर्बेट है, और ये भारत का सबसे पहला फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और यहाँ पर क्वेश्चन था आपका गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात में है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये किस लिए फेमस है, यहाँ पर जो है एशियाटिक लाइन यानी एशियाई शेरों का यहाँ पर एक तो कह सकते हैं गढ़ है, और ये जो है ना एक वहाँ पर रहने वाले जो एशियाई शेर हैं कहाँ पाया जाता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और है कि काजीरंगा के बारे में याद आपको लोगों को पता होगा, काजीरंगा में कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यह आपका असम में है, क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है भाई, तो ये आपका असम में, कहाँ पर है, असम में है। और ये क्यों फेमस है, तो यहाँ पर एक सिंग वाले गैंडा पाया जाता है भाई, ठीक है ना।
यहाँ पर गिर नेशनल पार्क याद कर लीजिएगा, गुजरात में है। काजीरंगा याद कर लीजिएगा, असम में है। जिम कॉर्बेट याद कर लीजिएगा आप लोग, ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सा है भाई। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है ना भाई, ये आपका है नाइट्रोजन। क्या है भाई, नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है। अगले क्वेश्चन है भाई, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भाई। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है भाई, कैनबरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है ना। अब बताइए अगले क्वेश्चन में है कि शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक क्या है भाई, ये आपका है वॉट। क्या है भाई, वॉट क्या है, शक्ति का मात्रक है। ठीक है ना। वही बात मैं बोलूँगा कि जूल किसका है भाई, एक बार कमेंट करके बताइए जूल किसका है, इसका आप लोग कमेंट में कीजिएगा आप लोग भाई, जूल किसका है। अगले क्वेश्चन भाई आपका कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। पहला राष्ट्रपति कौन है, इसका भी आंसर कमेंट में करिएगा आप लोग। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है जी, बताइए मानव हृदय के कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में यानी कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो मानव हार्ट में जो होता है ना वो 4 होता है। कितना होता है, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। वही बात बोलूँगा कि मछली में कितना होता है, मछली में कितना होता है, तो मछली में कितना होता है, 2 होता है। कितना भाई, मछली में 2 होता है। वही बात मैं बोलूँगा कि मेढक में कितना होता है, मेढक में कितना होता है, यानी कि मेढक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, मेढक को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए जो कुछ भी बोलते हैं मेढक को। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेढक में कितने होते हैं भाई, मेढक में कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितना होता है, मेढक में कितना होता है, मेढक में कितना होता है, आपका 3 होता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन है भाई कि बताइए कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है। स्वर्ण मंदिर जो है ना भाई अमृतसर में। कहाँ पर है, अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ पर है भाई, तो ये आपका पंजाब में है। कहाँ पर है, पंजाब में है। तो अमृतसर कहाँ पर है भाई, ये आपका अमृतसर कहाँ पर है, तो पंजाब में है। और पंजाब में ही क्या आपका है भाई, ये आपका स्वर्ण मंदिर है। अब स्वर्ण मंदिर को अलग अलग नाम से जानते हैं आप लोग। कभी कभी आप लोगों को स्वर्ण मंदिर आपको सुनने के लिए मिलेगा, कभी कभी हर मंदिर, क्या है, हरि मंदिर, हरि मंदिर साहिब, हरि मंदिर साहिब देखने के लिए मिलेगा आपको एग्जाम में। हरि मंदिर साहिब याद कर लीजिएगा। हरि मंदिर साहिब ही क्या है, स्वर्ण मंदिर है। इसके अलावा एक और बोलते हैं हम लोग दरबार साहिब। क्या बोलते हैं हम लोग, दरबार साहिब। क्या बोलते हैं, दरबार साहिब भी किसको बोलते हैं, दरबार साहिब भी किसको बोलते हैं, दरबार साहिब भी किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं स्वर्ण मंदिर को ही बोलते हैं। ठीक है ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, तो ये आपका नील है। क्या है, नील है। वही बात मैं बोलूँगा भाई कि बताइए इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा है, तो इंडिया का सबसे बड़ा तो जानते हैं कि गंगा नदी है। ठीक है ना। और एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, ये आपका एशिया का याद कर लीजिएगा आप लोग, एशिया के बारे में याद कर लीजिए। एशिया का सबसे बड़ा नदी जो है ना ये आपका है यांगत्से। क्या है, यांगत्से याद कर लीजिएगा आप लोग। क्या है, यांगत्से याद कर लीजिएगा, यांगत्से याद कर लीजिएगा। ये कहाँ पर है, तो ये आपका चीन में है। कहाँ पर है, ये आपका चीन में है। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, यांगत्से है ये आपका ये। ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा है यहाँ पर, एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, ये आपका यांगत्से है। ये कौन से कंट्री में है, तो ये आपका चाइना में है। कहाँ पर है, ये चाइना में है। और इंडिया कौन सा है, इंडिया का गंगा है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन है भाई कि नमक का या साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैंने अभी इस क्लास में बताया था भाई। ठीक है ना। साधारण नमक का क्या होता है, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। क्या होता है भाई, NaCl होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या हम लोग बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड याद कर लीजिएगा भाई। सोडियम क्लोराइड को NaCl कहते हैं और ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है, NaCl होता है भाई। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में भाई कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद का। बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर लगा लिया होगा आपने। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं, ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और ये कब मनाया जाता है, हर साल कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 अगस्त। तो कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं भाई। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है कि बताइए रामायण के रचने वाले कौन है, रामायण के रचयिता कौन है, रामायण के ऑथर कौन है भाई। रामायण के ऑथर कौन है भाई, तो ये आपका वाल्मीकि है। कौन है, वाल्मीकि है। रामायण के ऑथर कौन है भाई, तो यहाँ पर वाल्मीकि दिया गया है, आपका आंसर में दिया गया है भाई। ठीक है ना। अब बताइए रामचरित, रामचरित को किसने लिखा है, तो रामचरित मानस, रामचरित मानस
ये जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है भाई, ये लिखा गया है आपका तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। किस क्या लिखा गया है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ये कौन सी भाषा में लिखा गया है भाई, ये आपका अवधी में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, अवधी। यहाँ पर तुलसीदास भी मैं लिखता हूँ, यहाँ पर तुलसीदास याद कर लीजिएगा आप लोग, तुलसीदास। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये आपका लैंग्वेज कौन सा था, तो लैंग्वेज था आपका कौन सा, तो ये आपका अवधी में है। और वही बात बोलूँगा कि रामायण जो है ना, ये वाल्मीकि के द्वारा किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है संस्कृत में भाई। किस में लिखा गया है, रामायण जो है ना, ये किस में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है संस्कृत में भाई। किस में लिखा गया है, तो संस्कृत में लिखा गया है भाई, ठीक है ना। चलिए, महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है भाई, महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा भाई। किसके द्वारा लिखा गया है, महाभारत, महाभारत याद कर लीजिएगा भाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है भाई, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन है भाई आपका कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है भाई, ये होता है पत्तियों में। कहाँ होता है भाई, ये होता है पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है भाई, तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, तो आपका टका जो क्या है आपका बांग्लादेश का मुद्रा है। एक बार आप लोग कमेंट में करिएगा इसका कैपिटल कौन सा है, इसका कैपिटल कौन सा है। देखिए यहाँ पर बांग्लादेश जो है ना हमारा पड़ोसी देश है और ये अभी न्यूज़ में है, इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका कैपिटल याद कर लीजिएगा और इसका करेंसी तो मैंने बता ही दिया है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन है भाई, बताइए कि ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती है, ध्वनि जो होता है किस में यात्रा नहीं कर सकती है, ध्वनि जो होता है ना निर्वात में यात्रा नहीं करता है। क्या होता है, निर्वात में यात्रा नहीं करता है भाई, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन है भाई कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए, अपनाया कब गया था और लागू कब हुआ था, अपनाया कब हुआ था और लागू कब हुआ था। तो अपनाया गया था ये आपका 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। लेकिन आपका लागू कब हुआ था, लागू कब हुआ था, लागू होने वाला दिन जो था ना, लागू होने वाला दिन जो था ना, ये कौन सा दिन था, लागू होने वाला दिन कौन सा था, ये आपका था 26 जनवरी को। कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था भाई। लेकिन यहाँ पर अपनाया कब गया था भाई, तो ये ना अपनाया गया था 26 नवंबर को अपनाया गया था। और 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है भाई, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है भाई। क्या मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है भाई, ये भी याद कर लीजिएगा, संविधान दिवस, ठीक है ना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है भाई, 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। और जब लागू हुआ था ना भाई, उसको हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है भाई, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन है भाई आपका कि ओजोन परत। चलिए, इसमें एक और पॉइंट यहाँ है कि बताइए संविधान बनने में कितना समय लगा था, संविधान बनने में कितना समय लगा था। ये लगा था आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था भाई, ठीक है ना। ये भी जानना है आपको, ठीक है ना। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था भाई, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है, ओजोन लेयर जो होता है ना हम लोगों को किससे बचाती है, तो ओजोन लेयर जो है हम लोगों को किससे बचाती है, ये हम लोगों को परावैंगनी किरण से बचाता है। क्या बताता है भाई, बचाता है परावैंगनी किरणें से, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है, जिससे कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहता है ना, उससे हम लोगों को कौन बचाता है भाई, हम लोगों को बचाता है ओजोन परत बचाता है हम लोगों का भाई। और ओजोन परत जो है ना कहाँ पाया जाता है भाई, ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है भाई, समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है भाई। वही बात यहाँ पर क्वेश्चन आता है भाई कि बताइए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है भाई। ओजोन डे मनाया जाता है हर साल भाई 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। यहाँ पर एक पॉइंट याद कर लीजिएगा भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन में है आपका कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था भाई, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था भाई, तो सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था भाई, और सिद्धार्थ था यहाँ पर। और भी आप लोग पॉइंट याद करिए इसमें कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। कहाँ हुआ था भाई, तो बोध गया में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया कहाँ पर है भाई, तो ये आपका बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में है। और ये पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था भाई, पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था भाई, ठीक है ना। और उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था भाई, ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था,
तो सारनाथ में दिया था। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था भाई? सारनाथ में दिया था। और पहला उपदेश को क्या कहा जाता है? तो पहला उपदेश को कहा जाता है भाई धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या आता है? धर्मचक्र प्रवर्तन याद कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। धर्मचक्र प्रवर्तन जो है ना, उनके पहले उपदेश को कहा जाता है भाई, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर एक पॉइंट और है कि उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? उनका मृत्यु हुआ था भाई कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, उनका मृत्यु होता है। और कुशीनगर कहाँ पर है? ये आपका यूपी में है। कहाँ पर भाई? यूपी में है। और ये देखिए सारनाथ भी कहाँ पर है? सारनाथ भी आपका यूपी में ही है भाई, ठीक है ना। सारनाथ कहाँ पर है भाई? ये भी आपका यूपी में ही है। और कुशीनगर में इसका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था, और ये यूपी में ही है। और दूसरा इसमें क्या है कि इसके मृत्यु को क्या कहा जाता है भाई? इसके मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या भाई? महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। इनके मृत्यु को कहा क्या था भाई? महापरिनिर्वाण कहा जाता है भाई, ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट और है यहाँ पर वर्धमान के बारे में। वर्धमान जो है ना इनके बचपन का नाम था। किनके बचपन का नाम था? तो ये भगवान महावीर जो है ना, महावीर स्वामी, महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक कहते हैं हम लोग, जैन धर्म से संबंधित कौन है? तो महावीर। उस महावीर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में आपका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? चलिए इसका आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। इसका मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैंने चर्चा कर दिया था इसके बारे में। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो 46 का आंसर कमेंट में कीजिएगा आप लोग, अभी मेरे साथ। बाद में कमेंट नहीं करना है, जब क्लास देख रहे हैं उसी टाइम में कमेंट करिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है कि जापान की राजधानी क्या है भाई? जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। अगले क्वेश्चन में है आपका, चलिए एक पॉइंट तो यहाँ पर जान लीजिए यहाँ पर कि टोक्यो है और इसका करेंसी क्या है? इसका करेंसी क्या है? जापान का करेंसी क्या है? जापानी करेंसी क्या है? ये आपका येन है। क्या है? येन क्या है? यहाँ का करेंसी है। क्या है? वहाँ का करेंसी क्या है? करेंसी क्या है भाई? तो यहाँ पर येन है। तो येन भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एक और इसमें जापान के बारे में याद कर लीजिएगा भाई, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बताइए कि सूर्योदय का देश कौन सा होता है? सूर्योदय का देश कौन सा होता है? यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन क्या हुआ है? लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सा है भाई? ये आपका जापान है। क्या है? तो जापान क्या है भाई? तो ये लैंड ऑफ राइजिंग सन है। इसके अलावा में एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, वहाँ का संसद है ना, वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं बोलो भाई? उसका किस नाम से बुलाते हैं? तो डाइट के नाम से। किसको बुलाते हैं? डाइट। पार्लियामेंट वहाँ कौन सा है? तो डाइट के नाम से बुलाते हैं हम लोग, ठीक है ना भाई। यहाँ पर सभी पॉइंट जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको बैक में आकर समझाया है। वहाँ के पार्लियामेंट का नाम याद कर लीजिएगा। लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी कि सूर्योदय का देश कौन सा है? तो आपका जापान है। वहाँ करेंसी कौन सा है भाई? तो येन है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है भाई? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है भाई? ये आपका है टाइगर। क्या है? टाइगर क्या है? आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है भाई, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? कहीं कहीं पर आपको क्या क्या मिल जाएगा? आपको रॉयल टाइगर मिल जाएगा। क्या भाई? रॉयल बंगाल टाइगर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रॉयल बंगाल टाइगर याद कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। कहीं कहीं पर आपको ये भी देखने के लिए ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा एक पॉइंट और याद कर लीजिए यहाँ पर कि ये बाघ जो है ना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या, साइंटिफिक नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम क्या है? इसका बाघ का साइंटिफिक नाम क्या है? तो बाघ का साइंटिफिक नाम है आपका पैंथेरिस टाइगर। क्या कहते हैं हम लोग? पैंथेरिस टाइगर। पैंथेरा याद कर लीजिएगा लोग, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है ना। पैंथेरा टाइग्रिस याद कर लीजिएगा आप लोग, साइंटिफिक नाम है, ठीक है ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है भाई कि बताइए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? यानी प्योर गोल्ड जो होता है ना, कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है 24 कैरेट का। क्या होता है? 24 कैरेट का होता है, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन में है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? पानीपत में 3 युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो पहला युद्ध कब हुआ था भाई? पहला युद्ध कब हुआ था? तो ये पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसमें बाबर का क्या हुआ था? विजय हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा 1556 क्या है? दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। क्या याद कर लीजिए आप लोग? अकबर और
हेमू के बीच में, क्या अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, विजय किसका हुआ था, तो अकबर का विजय हुआ था भाई, ठीक है ना। और तीसरा युद्ध कब हुआ था भाई, 1761 में हुआ था। कब हुआ था तीसरा युद्ध, कब हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध, ये हुआ था 1761 में हुआ था भाई। और ये किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली, क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना। और ये मराठा के बीच में हुआ था भाई, किसके बीच में हुआ था, मराठा के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें कि मराठा इसमें क्या हुआ था, हार गया था, ठीक है ना। अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था, जीता था यहाँ पर, ठीक है ना। तो तीनों युद्ध के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये किसके बीच में हुआ था, ये आपके लिए जानना जरूरी है, और किसने किसको हराया था ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए बाबर विजय हुआ था, अकबर विजय हुआ था, और ये अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई कि भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई, भूकंप को अध्ययन कहा जाता है सिस्मोलॉजी कहा जाता है, क्या भाई कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप को अध्ययन करने वाले जो शास्त्र होते हैं उनको क्या होता है, ये होता है सिस्मोलॉजी होता है। वही बात मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये करूँगा, बताइए कि भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, भूकंप के तरंग जो होते हैं ना, वेव जो होता है ना, उसको रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, किस पर मापा जाता है, ये मापा जाता है सिस्मोग्राफ पर। किस पर मापा जाता है भाई, ये मापा जाता है सिस्मोग्राफ पर मापा जाता है। क्या किस में मापा जाता है भाई, सिस्मोग्राफ पर मापा जाता है। सिस्मोग्राफ ये भूकंप को मापने वाला यंत्र होता है, लेकिन उसका जो तीव्रता होता है ना, उसका तीव्रता जो होता है ना, तीव्रता किस पर मापते हैं, ये मानते हैं रीचर स्केल पर। किस मानते हैं, रीचर स्केल पर हम लोग क्या मानते हैं, उस पर कितना तीव्रता है, उसका कितना तीव्रता है। तो तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, ये होता है रीचर स्केल होता है, ठीक है ना। और जो यंत्र होता है ना भूकंप को मापने वाला, ये मापने वाला होता है सिस्मोग्राफ होता है। और भूकंप के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है, तो प्रशांत महासागर है। क्या है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। प्रशांत महासागर क्या है, ये आपका क्या है, तो ये आपका सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है भाई कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने किया था। क्या किया था, ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है ना। तो ग्राहम बेल ने क्या किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था भाई, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बोलूँगा कि मार्कोनी ने क्या किया था, मार्कोनी ने क्या किया था, तो मार्कोनी ने क्या किया था, तो रेडियो का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, रेडियो का आविष्कार किया था, ठीक है ना। वही बात बोलूँगा, थॉमस एडिसन ने क्या था, थॉमस एडिसन ने क्या किया था, ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो था ना, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ना, किसका आविष्कार कौन कौन किया था, थॉमस एडिसन ने किया था भाई, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और बताइए कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बैबेज को कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा मूर्ति कहाँ बनाया गया है, सबसे बड़ा स्टैचू जो है ना कहाँ बनाया गया, कौन से स्टेट में, आप लोग कमेंट में करिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनाया गया है, ये कौन से स्टेट में बनाया गया है, आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, मुंबई में है, कहाँ पर है, मुंबई में है। लेकिन इंडिया गेट कहाँ पर है, देखिए इंडिया गेट अलग है और गेटवे ऑफ इंडिया अलग है। तो इंडिया गेट कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पर है भाई, ये आपका नई दिल्ली में है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है इंडिया गेट, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में भाई आपका दिया गया है कि बताइए कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O क्या होता है, पानी का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, पानी का जो केमिकल फार्मूला होता है ना वो क्या होता है, या आपका H2O होता है, क्या होता है भाई, H2O होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया गया भाई आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रा क्या है, तो इसका है डॉलर, क्या है, डॉलर है, ठीक है ना। और यहीं से क्या लिया गया है आपका, हमारा जो मौलिक अधिकार जो है ना यहीं से लिया गया, इसी देश से लिया गया है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार के बारे में याद कर लीजिएगा, जो हमारे संविधान के 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक में ये दिया गया है, और ये अमेरिका से ही लिया गया है। आगे है भाई गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, गुब्बारे में गैस भरी जाता है आपका हीलियम भाई, क्या भरा जाता है, हीलियम गैस गुब्बारे में भरा जाता है भाई, ठीक है ना। चलिए एक बार आप लोग कमेंट में यहाँ पर कीजिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है,
कैपिटल आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? जन गण मन किसने लिखा है? जन गण मन लिखा है भाई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जन गण मन लिखा गया है भाई, ठीक है ना। और इसको गाने का समय कितना होता है, गाने कितने देर में ख़त्म करना होता है इसको? तो 52 सेकंड में इसको गाया जाता है, 52 सेकंड में इनको गाया जाता है भाई, ठीक है ना। तो 52 सेकंड में गाया जाता है भाई। इसको कब अपनाया गया भाई? इसको कब अपनाया गया? यानी जन गण मन को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 24 जनवरी को। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक और पॉइंट जान लीजिए कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? अमार सोनार बांग्ला। क्या है? अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला जो है ना, ये जो है ना, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गाना क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने दोस्त यहाँ पर 60 क्वेश्चन करवाए हैं, और 60 क्वेश्चन ही नहीं करवाए हैं भाई। यहाँ पर देखेंगे ना कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आपको। या अगर टोटल क्वेश्चन के बारे में बात करूँ यहाँ पर कम से कम 150 क्वेश्चन मिल जाएगा भाई आपको। यहाँ पर मैं उम्मीद करूँगा भाई कि यहाँ पर एक एक पॉइंट को आप लोग देखे होंगे, और जो भी भाई देखे होंगे ना, आप लोग एक बार जय हिंद का कमेंट जरूर करिएगा, जय हिंद का कमेंट जरूर करिएगा। और दूसरा बात, कौन से स्टेट से कौन से सिटी से आप क्लास को देख रहे हैं ना, अपने सिटी का नाम जरूर कमेंट में करिएगा भाई। और दूसरा बात, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर टेस्ट और जो कोर्स होता है ना वहाँ से ज्वाइन जरूर करिएगा भाई। आप एग्ज़ाम के लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास में यहाँ लाने का कोशिश करता हूँ भाई, आप लोग ज़रूर करिएगा। और शपथ लीजिए कि इस बार आपको वर्दी पहनना है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, डिफेंस एकेडमी का शपथ डिफेंस एकेडमी कर दिया। बस आप लोगों के लिए मैंने किया भाई। तो शपथ डिफेंस एकेडमी को आप लोग जिताइएगा भाई, और सभी आप लोग वर्दी पहनिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से सब बच्चों से जय हिंद भाई।